हेलो एंड वेलकम बैक। जैसा कि आप लोग ने भी देखा, मैंने ग्रुप में भी सेंड किया था, आरबीएससी की नई गाइडलाइंस आ गई है और आरबीएससी की न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं, तो कुछ चैप्टर्स के अंदर टॉपिक भी डिलीट हो गए हैं। ठीक है, जैसे हम जो रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर अगर तुम लोग देखोगे बुक्स में जाके तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीज़ें पढ़नी है बस। देखो उसमें जैसे मीनिंग एंड मेथड्स ऑफ रिटायरमेंट ये हमने पढ़ लिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो ये हमने पढ़ लिया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर ये भी हमने पढ़ लिया। देखो अब जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ, ये दोनों सेम होता है। देखो एक्चुअल में सेम नहीं, वैसे रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि वो एक पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है, और डेथ में क्या है, तो ये फर्म को परमानेंटली छोड़कर जा रहा है, मतलब हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। ठीक है, तो दोनों केस में हो क्या रहा है, एक पार्टनर एक फर्म से निकल रहा है बाहर, तो दोनों का जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तो भले तुम रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ो या डेथ चैप्टर पढ़ो, इसलिए देखो ये चैप्टर में दोनों का साथ में है, रिटायरमेंट और डेथ दोनों साथ में है। ठीक है, तो इन दोनों का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है वो क्या है, सेम है, ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, अगेन ये भी टॉपिक हमने पढ़ लिया है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व ऑन रिटायरमेंट और डेथ, अगेन ये भी हमने पढ़ लिया कि जो हमारे बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स वगैरह दिए होते हैं उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, तो ये टॉपिक भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब सिर्फ हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला टॉपिक, कंप्यूटेशन एंड पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर, मतलब जो पार्टनर रिटायरिंग हो रहा है या फिर जो पार्टनर की डेथ हो रही है तो उसको जो हमें अमाउंट पे करना है वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, बस ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ये हट चुका है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी हट गई है। अगर देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारे बुक में, एक बार तुम लोग खुद ही देख लो कि क्या क्या टॉपिक तुम्हारे अब नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो रिटायरमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स थे यहाँ पर, है कि नहीं, प्रॉब्लम्स एंड क्या था ये, देयर अकाउंटिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल्स ये है, पेमेंट ऑफ अमाउंट पेबल, गेन रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये भी आएगा, अकाउंटिंग फॉर गुडविल ये पढ़ लिया अपन ने, डिवीजन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये टॉपिक नहीं है, रेम्युनरेशन, शेयर इन प्रॉफिट ये सब टॉपिक नहीं है, एडजस्टमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ये बिल्कुल भी हमें नहीं पढ़ना है। फिर कैपिटल अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट जो हम लास्ट जो हमें टॉपिक बचा है वो इसी से हम लोग फाइंड करेंगे। फिर है अमाउंट ऑफ मेथड्स ऑफ अमाउंट पेबल इन लमसम पेमेंट, ये सब मेथड्स वगैरह सब कुछ हट चुका है। ठीक है, तो आगे का कोई भी पार्ट नहीं आने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर से हटा दिया है। एडमिशन में जितने भी हम लोग ने पढ़े थे सारी चीज़ें आने वाली है, तो एडमिशन में कोई भी चेंजेस नहीं किया है। ठीक है, तो रिटायरमेंट में जो टॉपिक अब नहीं पढ़ने उसको भूल जाओ, तो क्वेश्चंस भी तुम्हें बहुत कम करने पड़ेंगे और सारी चीज़ें कर लेंगे। और ये डिसोल्यूशन ये तो पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया है। ठीक है ना, चलो करते हैं हम लोग स्टार्ट। आगे के क्वेश्चन से सिर्फ एक टॉपिक बचा है, उसको कंप्लीट करते हैं, ये चैप्टर को भी फटाफट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो पहला प्रश्न हम करेंगे इसका, XYZ वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 1:13:16। ये देखो जब भी ऐसा कोई रेशो दिया होगा तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इस रेशो को पहले सेम करना है, इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज अंडर, एक हमें बैलेंस शीट दी गई है, प्रोसीजर वही रहेगा जो तुम लोग ने एडमिशन के टाइम पे किया था, कोई नई चीज़ नहीं है, सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे हमें डॉट लगाना है पहले डॉट लगाएंगे, फिर एक एक एडजस्टमेंट करते जाएंगे। ठीक है, कहाँ अलग होगा वो तुम्हें बता दूंगा मैं। देखो, Y retires from the firm on the above date subject to the following conditions. Goodwill of the firm be valued at 9,000 and it is not to be shown in the books of the firm. Goodwill पूरे फर्म का दिया है, कितना दिया है, 9,000 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें किसका हिस्सा निकालना है, वाई का शेयर निकालना है, क्योंकि वाई क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो इसमें से वाई का शेयर निकालेंगे। फिर कौन किसको देगा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ये नया न्यू रेशो दिया हुआ है, जब न्यू रेशो दिया होगा तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशो निकालेंगे, फिर गेनिंग रेशो जो भी रेशो आएगा वो दोनों मिलके किसको देंगे, वाई को देंगे। ठीक है, कौन दोनों, मतलब एक्स
और y और z भी है यहाँ पे, ये रहा z, तो x और z मिलके किसको देंगे, y को देंगे। मशीनरी वुड बी डेप्रीशिएटेड बाई 10% एंड मोटर वैन बाई 15%, तो मशीन और मोटर वैन दोनों पे डॉट लगा दो। स्टॉक वुड बी एप्रिशिएटेड, तो स्टॉक पे डॉट लगा दो। बिल्डिंग पे भी डॉट लगा दो 10%। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब डेटर्स पे डॉट लगा दो। फिर है लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, या नहीं दिया तो अलग से लिखेंगे अपन। और इट वॉज एग्रीड दैट द फ्यूचर प्रॉफिट्स रेशियो कितना दिया, 3:2। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, ठीक है। Also solve if it is assumed that the partner decide to show the assets and liabilities at their old book values। अब ये तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस बार ये अपने इसमें आएगा ही नहीं कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, ये है ही नहीं अपने, ठीक है। तो सिर्फ हमें सिंपल सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो इसको चौकड़ी मार दो, ये आने वाला नहीं है, ख़त्म ना। चलो अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फटाफट से तुम लोग भी लेजर अकाउंट बना लो, मैंने भी बना लिया है, तुम लोग भी फटाफट बना लो और फिर क्वेश्चन को साथ में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो ना, लेजर अकाउंट्स अपने रेडी है। सबसे फर्स्ट स्टेप अपन क्या करते हैं, जो बैलेंस शीट में जो एसेट्स दिए थे जिस पे डॉट लगा है वो डॉट को लिखेंगे इनर कॉलम में, और जिस पे डॉट नहीं लगा है वो सीधा कहाँ लिखेंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब यहाँ पे है कैश एट बैंक। एडमिशन में हम क्या करते थे, कैश एट बैंक को हम दिखाते थे इनर कॉलम में ब्रैकेट में लिखते थे, पर यहाँ पे ऐसे ज़रूरत नहीं है। कैश एट बैंक 1250 यहाँ पर कब करना है, जब हम लोग जो पार्टनर रिटायर हो रहा है अगर उसको अमाउंट हम पे करते हैं तो इसको ब्रैकेट में दिखाना है। यहाँ पे तो कुछ बोला ही नहीं था, तो सीधा क्या लिख देंगे हम लोग, बाहर लिख देंगे। फिर है डेटर्स, तो डेटर्स पर एक डॉट है, तो डेटर्स को हम लोग लिख देंगे इनर कॉलम में और एक लाइन छोड़ देंगे, 8000 एक लाइन छोड़ दिया। फिर है स्टॉक, तो स्टॉक पर भी एक डॉट है, तो वो कितना है, स्टॉक का अमाउंट 12,500, तो वो लिख दिया हमने और एक लाइन छोड़ दिया। स्टॉक के बाद है मोटर वैन्स, तो ये लिख दिया हमने मोटर वैन्स। मोटर वैन्स का अमाउंट है 4,000, तो ये 4,000 लिख के हमने एक लाइन छोड़ दी। फिर मोटर वैन के बाद है मशीनरी, तो ये लिख दी हमने मशीनरी, और ये मशीनरी का अमाउंट है 17,500। इन सब पे डॉट है, तो एक एक लाइन हम लोग छोड़ते जाएंगे। फिर है बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग लिख दी हमने और बिल्डिंग पर भी एक डॉट है, तो ये 22,500, ये हम लोग एक लाइन लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। फिर ये साइड में है क्रेडिटर्स 9,500, कोई डॉट नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर्स, आउटर कॉलम में सीधा 9,500। फिर है बिल्स पेबल 2,500, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बिल्स पेबल 2,500। इसके बाद है रिजर्व फंड और कैपिटल, तो ये हम लोग को पता है कि हम पार्टनर्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 3 पार्टनर्स है XYZ तीनों यहाँ पे लिख देंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। X का है 20,000, Y का है 15,000 और Z का है 12,500। और ये रिजर्व फंड दिया है 6,000, इसको हमें रेशो में डिवाइड करना है, तो बाई रिजर्व फंड ना। अब रेशो हमें क्या करना है, सबसे पहले सेम करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो जो रेशो हमें दिया है ये हम लोग बना लेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। रेशो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है 1/2, 1/3 और 1/6 ना। इसको सेम कैसे करेंगे, तो डिनोमिनेटर इसमें सब में 6 करना है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/6, इसमें 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2/6 और इसमें 1 से करेंगे तो 1/6। कुछ भी नहीं करना। देखो रेशो क्या आया, 3:2:1। तो अपना जो भी पूरा ओल्ड रेशो है वो कितना है, 3:2:1। तो रिजर्व फंड को हम लोग 3:1 में डिवाइड करेंगे, तो इसमें आएगा 3,000, इसमें आएगा 2,000 और इसमें आ जाएगा 1,000। करेक्ट। ये हो गया अपना बैलेंस शीट का वर्क पूरा कंप्लीट हो गया। ये स्टेप नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट है। अब एक एक एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। वाई रिटर्न्स और वो ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म दिया है 9,000। हमें गुडविल पूरे फर्म की गुडविल से कोई लेना देना नहीं है, तो वर्किंग नोट नंबर 2 गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म अमाउंट दिया हुआ है 9,000। इसमें से हम लोग किसका शेयर निकालेंगे, तो वाई का शेयर निकालेंगे। अब वाई का शेयर कैसा आएगा, 9,000 इंटू वाई का शेयर कितना है 2/6, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2/6, तो ये आ जाएगा 3, तो अमाउंट आया अपना 3,000। तो वाई का गुडविल कितना है 3,000। अब वाई का गुडविल तो आ गया। अब हमें क्या निकालना है, गेनिंग रेशो। तो चलो वर्किंग नोट नंबर 3 हम लोग क्या फाइंड करेंगे, गेन रेशो। गेन रेशो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये अपना फॉर्मूला है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो।
ना कैसे, किसका किसका निकालेंगे, x और z का। तो x का शेयर, x का जो न्यू रेशो इनका दिया हुआ है 3:2, तो 3/5 इसका न्यू रेशो हो गया, माइनस ओल्ड कितना था x का 3/6, तो 6 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15 अपॉन 6 3 ज़ा 30, तो ये आंसर आ गया 3/30। ये तो हो गया x का शेयर। अब हम लोग किसका शेयर निकाल लेंगे, y का शेयर निकालेंगे। y का है, y का नहीं निकालना, किसका निकालना है अपने को, z का निकालना है। तो उसका न्यू रेशो तो है 2/5 और ओल्ड रेशो है 1/6, तो 6 2 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5/30, तो ये आ गया 7/30। तो इनका जो गेन रेशो आया है वो कितना आया है, 3:7। ठीक है ना। अब क्या करना है हमें गेन रेशो का, ये जो गुडविल आई थी 3000, इससे हमें गेन रेशो में डिवाइड करना है ना। एंट्री समझना, देखो कौन किसको देंगे, x और z किसको देंगे, y को। तो पहले देखो अमाउंट लिखना सीखो और फिर एंट्री का इजीली देखो। पहले अमाउंट लिखेंगे हम लोग, y को मिलने वाला है, क्यों, बिकॉज y छोड़ के जा रहा है तो y को शेयर मिलेगा। तो 3000 को पहले 3:7 में डिवाइड करो, तो 10 3 3 900 और 2100, तो y में पहले क्रेडिट कर दो 900 और 2100, क्यों, बिकॉज y जा रहा है तो y को मिलने वाला है। कौन दे रहा है, x और z, तो x में x का अमाउंट और z में z का अमाउंट लिख दिया। अब यहाँ मैंने किसके कॉलम में लिखा था, y के कॉलम में, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई x कैपिटल अकाउंट और यहाँ पर बाई z कैपिटल अकाउंट। यहाँ मैंने कौन से कॉलम में लिखा है, x और z में, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये हो गए हमारे गुडविल का एडजस्टमेंट। ठीक है, गुडविल हो गया। इसके बाद अब सिंपल है, मशीनरी वुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो मशीन में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% का। कितना आएगा, 1750 माइनस कर देंगे तो 0 5 4, तो यहाँ आ जाएगा 7, फिर यहाँ आ जाएगा 6, तो 5, 15,750। अब ये लॉस है अपने लिए, तो लॉस हम लोग कहाँ लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, टू मशीनरी अकाउंट। ये अमाउंट कितना आएगा, तो 1750। मशीन हो गया। मशीन के बाद है मोटर वैन पे 15%, तो मोटर वैन पे माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। 15 कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा 600, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा, 3400। ये भी लॉस है हमारे लिए, तो ये लिख देंगे यहाँ पे डेबिट साइड में, मोटर वैन, ये लिख दिया हमने 600। फिर मोटर वैन के बाद है स्टॉक वुड बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो स्टॉक में हमें क्या करना है, एप्रिशिएट करना है 20%, तो 20% कितना आ जाएगा, इसमें डबल कर देंगे तो 2500 और ये इसमें प्लस कर देंगे हम लोग, तो आंसर आ जाएगा 15,000। ये अपना फ़ायदा हो गया, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय स्टॉक 2500। फिर स्टॉक में अप्रिशिएट करता है, बिल्डिंग में भी 10% से अप्रिशिएट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस एप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, जो आ जाएगा 2250। आउटर कॉलम में लिखेंगे हम लोग 24,750, ये भी अपने लिए प्रॉफिट। तो बाय बिल्डिंग कितना आ जाएगा, 2250। ठीक है, ये हो गया अपना ये भी। अब इसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड बी इंक्रीज्ड बाय 975, मतलब पहले जो 250 था वो तो रखना ही है, अब और इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना, देखो 250 पहले था, प्लस अभी और कितने से इंक्रीज करना है, 975। तो ये दोनों प्लस करके इसमें माइनस कर देंगे, तो देखते कितना आएगा। ये आ गया इसका टोटल 5 12 2 और एक 1 10 11 12, तो ये आ गया 1225 और ये माइनस कर देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा पहले 775 और ये आ जाएगा 6775। ना लॉस कितना हुआ है ना, अगर गलती से तुम लोग ने पूरा 1225 यहाँ लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज 250 तो पहले से ही था। तो अभी लॉस कितना हुआ है अपना, सिर्फ और सिर्फ 975 का। करेक्ट। फिर है लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 825 वुड बी क्रिएटेड। एक लाइबिलिटी हमें क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर लिख देंगे लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। कितनी लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, तो वो करनी है हमें 825, तो यहाँ लिख दिया हमने। और फिर ये अपने लिए क्या है, लॉस।
तो वो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ये अमाउंट आ गया 825। चेक कर लो, सारे एडजस्टमेंट्स हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं, एक्स और जेड। फिर न्यू रेशो हमें दिया है, न्यू रेशो का भी हमने सॉल्व कर लिया था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक एक अकाउंट पहले क्लोज करते जाना है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, तो वही अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन से साइड की टोटल ज़्यादा है। थोड़ा समझना, इस बार क्लोजिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो देखते हैं अपन क्या डिफरेंट है। तो एक बार पहले डेबिट की टोटल कर लेते हैं, 1750 प्लस 600 प्लस 975 प्लस 825, तो ये टोटल आ रहा है 4150 और इधर की टोटल है 4750, तो यही ज़्यादा है। ये टोटल है 4750, यहाँ पर भी आ जाएगा 4750 और माइनस कर देंगे हम लोग, तो ये बैलेंस बच जाएगा 600। ना ये 600 का क्या है, तो तीनों में डिवाइड करना है बस। एक तो ये चेंज हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई एंड जेड, वही 3 to 1 में डिवाइड कर देंगे तो 300 200 एंड 100। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे, इसके क्रेडिट साइड में। तो बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें अमाउंट आ गया 300 200 और 100। अब समझना, देखो यहाँ पर ये वाई जो पार्टनर था ये छोड़ कर जा रहा है, तो सबसे पहले हमें कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, वाई का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। तो वाई का कैपिटल अकाउंट कैसे, ये प्लस कर देंगे 15 to 17 17 3 20 20,200, तो यहाँ पे इसका टोटल आया 20,200। ये सेम टोटल यहाँ पर भी लिख देंगे 20,200 और यहाँ लिखना है ऊपर बैलेंस नहीं। अब ये मेरा देखो, अब ये y को मुझे अमाउंट पे करना है ना। ये y को अमाउंट कैसे, कितना पे करना है, 20,200, और बुक में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी तो ये अमाउंट को हम क्या करेंगे, y के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, मतलब देखो y छोड़ के जा रहा है तो y को मुझे 20,200 रुपये देने हैं, लेकिन अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पे तो अपने पास पैसा ही नहीं है 1250, तो कहाँ से देंगे, नहीं दे सकते अभी, तो इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, लोन में। मतलब y को लोन कहाँ लिखना है हमें, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, कि भाई तेरा पैसा है हमारे पास, हम लोग बाद में देंगे। तो ये लोन हम लोग ने लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र कर दिया। अब कौन बचे, एक्स और जेड, तो उसको नॉर्मल क्लोज करके उसमें क्या फाइंड कर देना अपने को, बैलेंस। तो ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन ना। ये टोटल 23,300 इसका टोटल आ गया, यहाँ पर भी 23,300 और 23,300 में से हम लोग 900 माइनस करेंगे तो 22,400। ये आ गया अपना किसका बैलेंस, एक्स का बैलेंस आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग जेड का भी करेंगे। तो 13,600 इधर का टोटल है 13,600, इधर का भी आ जाएगा 13,600 और 13,600 में से हम लोग 2100 जब माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 11,500। करेक्ट, ये आ गया यहाँ पे भी। अब ये दोनों चीज़ कहाँ लिखेंगे हम लोग, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। कैपिटल किसका किसका कैपिटल है, एक्स और जेड का। एक्स का कितना आया तो 22,400, जेड का कितना आया तो 11,500। ठीक है, अब ये दोनों टोटल कितनी आएगी, 33,900 ना। अब ये दोनों टोटल हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पर भी चेक करते हैं कि अपना आंसर करेक्ट है या फिर करेक्ट ही है। 9,500 प्लस 2,500 प्लस 825 प्लस 20,200 प्लस 33,900 और ये टोटल आ रही है तुम्हारी 66,925 लाइबिलिटी साइड की, 66,925। ऐसे ही हम लोग एसेट साइड की भी चेक कर लेंगे। 1250 प्लस 6775 प्लस 15,000 प्लस 3,400 प्लस 15,750 प्लस 24,750, तो ये आंसर आ रहा है 66,925। ठीक है, तो ये है तुम्हारा फुल फ्लेज क्वेश्चन। ऐसा ही हम लोग ने सेम क्वेश्चन किया था, किसमें, एडमिशन के टाइम पर भी किया था, इसमें भी है। ये अपना तुम्हारा है आंसर फर्स्ट, करेक्ट। फटाफट कॉपी कर लो इसको। अब तुम्हें एग्ज़ाम में शायद पूरी तरह का बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। हमें सिर्फ क्या निकालने के लिए आएगा कि अमाउंट पेएबल टू वाई, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो बाकी सब चीज़ें नहीं बनानी, हमें सिर्फ वाई का अकाउंट बनाना है। तो हमें सिर्फ
कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, वाई का कैपिटल अकाउंट, और जो वाई के अकाउंट में आता जाएगा सिर्फ वो लिखते जाएंगे और ये अमाउंट हमें फाइंड करना है। और ऐसे ही सेम क्वेश्चन आता है किसका, ये जैसे रिटायरमेंट है तो ऐसे सेम क्वेश्चन आता है डेथ में, जहाँ पे मुझे कितना अमाउंट पे करना है वही निकालना है। ठीक है, तो अब ये बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस भले बुक में दिए हैं, एक आध हम लोग और सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वैसे क्वेश्चंस आने वाले नहीं, और कैपिटल एडजस्टमेंट वो तो पूरी तरह से हट चुका है। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो पहले। हेलो ऑल, क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तुम लोग ने एटलीस्ट ये देख लिया कि बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब प्रॉपर गाइडेंस नहीं, उसमें ये लिखा भी नहीं है कि बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस आएंगे नहीं आएंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो पक्का नहीं आएगा। तो उसमें ये बोला है कि रिटायरिंग पार्टनर और जो डेथ होता है उसके पार्टनर की जो अमाउंट हमें पे करनी है वो हमें निकालना है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो क्वेश्चन आएगा वो हमें सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाना होगा, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है या फिर जो पार्टनर छोड़ कर जा रहा है, सिर्फ उसी का कैपिटल अकाउंट हमें क्या करना है, बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर्स हैं P, Q और R। यहाँ पर हाँ Q या तो छोड़कर जा रहा है या फिर Q की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कि सिर्फ Q का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। हम लोग पहले देख लेते हैं कौन से केस में, रिटायरमेंट के केस में देख लेते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे कि डेथ में क्या डिफरेंस होगा वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लिखना है हमें, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमें बैलेंस शीट में दे रखा होगा, क्यू के कैपिटल बैलेंस कितना है वो दे रखा होगा। फिर अगर रिजर्व कुछ हुआ है, कुछ बैलेंस शीट में है, तो उस रिजर्व में क्यू का कितना शेयर है वो हमें लिखना है। अगर बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है तो वो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, और उसमें भी क्यू का जितना शेयर है खाली वही हमें लिखना है। फिर कोई भी टाइप का दूसरा अगर रिजर्व होगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो वो सारे रिजर्व का हमें क्यू का जो शेयर होगा वो लिखना है। ठीक है ना, ये टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली कब आएगा, जब हमें बैलेंस शीट की डेट दे रखी है, फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2018, और क्यू रिटायर हो रहा है समझो 30 जून 2018 को। ठीक है, क्यू रिटायर हो रहा है 3 महीने के बाद में। देखो बैलेंस शीट कब बनी थी अपनी, लास्ट मार्च में बनी थी, और रिटायर कब हो रहा है, जून में, मतलब अप्रैल मई जून, आफ्टर 3 मंथ क्यू क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। डेथ थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, क्यू यहाँ पे पहले रिटायरमेंट का पढ़ लेते हैं। अब ये 3 महीने का क्यू क्या क्या हिस्सा मांगेगा, तो सबसे पहले हो सकता है वो बोलेगा कि उसके 3 महीने का हमें उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ सकता है, 3 महीने की उसकी सैलरी आ सकती है ना, 3 महीने का उसका प्रॉफिट का शेयर, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, प्रॉफिट का शेयर निकालना इंपॉर्टेंट है। जो 3 मंथ का उसका जो प्रॉफिट में जो हिस्सा होगा उसका भी शेयर हमें उसको देना पड़ेगा। ठीक है ना, निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे नॉर्मली हमें लास्ट ईयर का पूरे साल का हमें प्रॉफिट दिया होगा, बस सिंपल है। अब लास्ट ईयर के पूरे साल का प्रॉफिट दिया है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपना, वो जो नेट प्रॉफिट है वो इनटू इसका शेयर, मतलब प्रॉफिट शेयर जो भी इसका शेयर होगा, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12। करेक्ट, मतलब पूरे साल का प्रॉफिट हमने लास्ट ईयर दे दिया और ये साल बोला कि सेम प्रॉफिट होगा, और शेयर हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, और नंबर ऑफ मंथ कितने लग रहे हैं, तो 3 मंथ, जिस ड्यूरेशन का हम लोग प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं, तो 3/12। ये जो भी आंसर आएगा वो किसका शेयर होगा, प्रॉफिट का शेयर होगा, और ये जो आंसर आएगा वो हमें कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में हमें लिखना है। सस्पेंस अकाउंट क्यों ओपन करते हैं, बिकॉज साल के बीच में हम क्या कर रहे हैं, एक पार्टनर को उसके प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं। नॉर्मली हम कब देते हैं, ये पूरा साल खत्म होने के बाद, तो कौन सा अकाउंट लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन यहाँ पर हम साल के बीच में उसको क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और अगर फर्म में इस टाइम पीरियड के बीच में अगर लॉस हो गया होगा तो ये लॉस हम लोग कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है ना, एग्जाम में पूछते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का हम लोग इफेक्ट कहाँ कहाँ पर देते हैं, तो एक तो याद रखना
पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बिकॉज इसकी एंट्री क्या होती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम करते हैं डेबिट, और 2 जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिटायर होता है उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो देखो क्यू के क्रेडिट साइड में तो लिख दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्या बैलेंस दिखा रहा है, डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस सारे हम लोग कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इतना सा तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गई एक एंट्री। अब जो पार्टनर जा रहा है उसका जो गुडविल का शेयर होगा ना, गुडविल का शेयर कौन किसको देगा, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है मतलब पी और आर, तो यहाँ पर आ जाएगा इनके गुडविल का अमाउंट, ये सब आ गया। फिर और इसके जो रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, तो प्रॉफिट होगा तो ये साइड आ जाएगा, और लॉस होगा तो वो हम लोग इसको डेबिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। इतना याद रखना है। फिर अब और कुछ भी नहीं, फिर इस अकाउंट को हमें क्या करना है, क्लोज करना है ना। फिलहाल समझना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिटायरमेंट ना। इस अकाउंट को जब हम लोग क्लोज करेंगे तो अपने पास ये पेमेंट करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके मैंने सिखाया था। पहला, या तो पूरा का पूरा पैसा कैश में दे दो, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। अगर हमारे पास इनफ मनी है तो पूरा का पूरा पैसा हम लोग उसको कैश में दे देंगे। सेकंड, हमारे पास पैसा नहीं है, हमने क्या किया है, उसको जो भी बैलेंस है उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर कैश के बदले क्या आ जाएगा, लोन अकाउंट आ जाएगा। किसका, क्यूज लोन अकाउंट। और तीसरा ऑप्शन, थोड़ा हम पैसा दे रहे हैं और बाकी का अमाउंट हम लोग लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो टू लोन आ जाएगा, और जितना हमने पैसा दिया है वो क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, और ये अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में तुम्हें। ये हो गया कौन से केस में, रिटायरमेंट के केस में। अब हम लोग देखते हैं डेथ वाले केस में ना। डेथ वाले केस में जितनी भी हम लोग ने यहाँ पर वर्किंग की है, सारी वर्किंग सेम एज इट इज करनी है। ये जो प्रॉफिट का शेयर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह सब कुछ हमें सब सेम करना है। सिर्फ एक चीज डिफरेंट हो जाएगी, क्या, तो यहाँ पर अब इसका जो भी बैलेंस आएगा वो हम इसके रिप्रेजेंटेटिव में ट्रांसफर कर देंगे, वो तुम्हें याद रखना है बस। क्यों, बिकॉज क्यू की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। तो अब जिस पार्टनर की डेथ हो गई है तो हम लोग उसको तो अमाउंट नहीं पे कर रहे डायरेक्टली, हम किसको पे कर रहे हैं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब क्या बोलते हैं अपन, वारिस को पे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इसका जितना भी बैलेंस आएगा वो कहाँ ट्रांसफर करना है, उसके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। रिप्रेजेंटेटिव लिख लो या लीगल रिप्रेजेंटेटिव लिख लो, और फिर तुम्हें यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का एक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। देखो अलग अलग नाम से आ सकता है, रिप्रेजेंटेटिव आ गया, लीगल हेयर्स आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, वो सारे सेम है। तो सबसे पहले ये बैलेंस हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये हमने लिख दिया। ये पैसा कहाँ से आया, तो क्यू के कैपिटल से हम लोग ने बैलेंस को ट्रांसफर किया। अब जो पेमेंट के मेथड्स थे कौन से, वही सेम, या तो हम पूरा का पूरा कैश दे देंगे, या हम अमाउंट को लोन में ट्रांसफर कर देंगे, या थोड़ा पे करेंगे थोड़ा लोन। वो सब चीज़ कहाँ करेंगे, इस अकाउंट में करना है। मतलब अगर मैंने इसको कैश पे कर दिया तो क्या लिख देंगे, टू कैश लिख देंगे, और अगर मैंने इसको लोन में ट्रांसफर कर दिया तो क्या लिख देंगे, टू लोन अकाउंट। कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव लोन अकाउंट, और या फिर थोड़ा कैश थोड़ा लोन, तो ये आ जाएगा। और फिर भी बैलेंस बच गया तो टू बैलेंस कैरी डाउन करके इस अमाउंट को कहाँ लिख देंगे हम लोग, बैलेंस शीट में लिख देंगे। बस इतना सा याद रखना है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, ये अच्छे से समझ लो। बस इसी पे क्वेश्चंस आएंगे इस बार, चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो ये लिख लो अच्छे से, कॉपी कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है।